अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आज दुनिया में एक केओस की सिचुएशन है। आज 2019 तक दुनिया फिर बहुत अच्छे हालात में थी, बेहतर थी, लेकिन 2019 में जब कोविड आया, इसके बाद से दुनिया का पूरा रुख ही चेंज हो गया है। और आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो सिर्फ 4 साल में, 3 साल में टोटली चेंज हो गई है। कोविड में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, स्मॉल बिजनेसेस बिल्कुल क्रश हो गए, तबाह हो गए। और उसी कोविड के दौरान बिलियनर्स में इजाफा हुआ, बहुत ज़्यादा बिलियनर्स बढ़ गए, और जो जिनके पास 50 बिलियन की थी वो 100 बिलियन क्रॉस कर गए। एक इनकी जायदादों में इजाफा हुआ, इनके एसेट्स में इजाफा हुआ, ये अमीर से अमीर होते गए, गरीब से गरीब तर होते गए। और फिर इसके बाद आया रशिया यूक्रेन वार, उसने एंड कर दिया। फिर आज इन्फ्लेशन की वजह से गहमा गहमी सिर्फ आम आदमी भी नहीं पीस रहा, गवर्नमेंट्स भी बहुत तंग हैं, और गवर्नमेंट्स के हालात अपने बहुत ज़्यादा ख़राब हैं कि बता नहीं सकते। मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रखूँगा, इसके बाद मैं असल मुद्दे की तरफ आऊँगा कि आज है ना दुनिया में इन्फ्लेशन, मतलब कर्ज़े की यह हालत है कि अमेरिका का टोटल जीडीपी है ना वो 24 ट्रिलियन है, जबकि अमेरिका के ऊपर एक्सटर्नल डेट 30 बिलियन है, 30 ट्रिलियन है। देखें, 2 डेट होते हैं हर मुल्क के, गवर्नमेंट्स के, सरकारों के। एक होता है एक्सटर्नल कि आपने बाहर मुल्कों के देने हैं, आपने जहाँ से माल इंपोर्ट किया है उनको पेमेंट करनी है, या आपने दूसरे कंट्री से लोन ली है, या इस तरह की चीज़ें। और एक होता है इंटरनल डेट, आपने लोकल बैंकों से सरकार कर्जे लेती है, वो एक अलग स्टोरी है। एक्सटर्नल डेट से इंटरनल डेट बहुत ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पे डेवलप्ड वर्ल्ड का। अमेरिका का एक्सटर्नल डेट से कई गुना ज़्यादा इंटरनल डेट है। तो जीडीपी 24 ट्रिलियन है, एक्सटर्नल डेट 30 ट्रिलियन है। जापान का जीडीपी 5.5 ट्रिलियन है, एक्सटर्नल डेट 12 ट्रिलियन है। इंग्लैंड का जीडीपी 3 ट्रिलियन है, एक्सटर्नल डेट 9 ट्रिलियन है। फ्रांस का 3 ट्रिलियन जीडीपी, एक्सटर्नल डेट 7 ट्रिलियन। ये सबका ये हाल है। चाइना का 19 ट्रिलियन का जीडीपी है, लेकिन एक्सटर्नल डेट खाली 2 ट्रिलियन का है। बाकी डेवलप वर्ल्ड का अपना हाल ख़राब है, बैलेंस ख़राब है। लेकिन भारत का जीडीपी 3.5 ट्रिलियन है, एक्सटर्नल डेट 0.62 ट्रिलियन है। ये हालात हैं सरकारों के, आम आदमी की तो बात छोड़ें। ऐसे में क्या होता है कि आपस में झगड़े बढ़ते हैं, नाराज़गियाँ बढ़ती हैं कंट्रीज़ की। ख़ास तौर पर रशिया यूक्रेन वार ने दुनिया को काफ़ी डिवाइड किया है। बहुत अच्छा भी एक तरह से देखा जाए तो, मैं वार के अगेंस्ट हूँ, लेकिन इसके जो आफ्टर मार्थ हैं उसमें कम से कम गरीब मुल्कों के पास एक चॉइस आ गई कि वो अमेरिका के कंट्रोल से निकलने के लिए पर तोल रहे हैं, या जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके लिए। अजीज दोस्तों, यूरोप में ख़ास तौर पे जंग के आसार बढ़ते जा रहे हैं। ईस्ट यूरोप ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने फैसला किया था कि अब यूरोप में जंग नहीं होने देंगे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तबाही हद से ज़्यादा थी। पब्लिक भी मिलियंस के हिसाब से मरी थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही जो थी ना, वो इनको बहुत अरसा लगा रीडेवलपमेंट में, और कंगले हो गए उसमें। और फिर इनको रीडेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये तो कॉलोनियल पावर्स थी ना, पूरी दुनिया में इनके कब्जे थे, तो ये खुद तो मेहनत करने के आदी थे नहीं, तो इनको माइग्रेंट्स बुलाने पड़े। जैसे जर्मनी ने तुर्की, मोरक्को वगैरह से माइग्रेंट सस्ती लेबर मंगवाई। आज भी गोरा आपको प्लम्बिंग के काम के लिए जितने का मिलेगा, ईस्ट यूरोप का या तुर्की का या मोरक्को का या पाकिस्तान का, उससे आधी कीमत पे मिल जाता है, यहाँ इंग्लैंड में हो, यूरोप में हो। आज भी फॉरेन माइग्रेंट्स सस्ते हैं। ये
लोकल जो इंडिजिनियस पीपल हैं इनके भाव बहुत बढ़े हुए हैं। आज यहाँ से माइग्रेंट यूरोप से चले जाए ना, जितने भी हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, तुर्की, नॉर्थ अफ्रीकन, इनका सत्यानाश हो जाएगा। सारा टैक्सी ड्राइवर फॉरेनर है, सारा। आपको 99%, मैं आज तक जब भी कहीं उबर मंगवाता हूँ या टैक्सी मंगवाता हूँ कहीं जाने के लिए इमरजेंसी में, आज तक कोई गोरा नहीं आया, आज तक। फिर ये उबर ईट वाले जो खाना पहुँचाते हैं, जैसे खाने की जो ऐप्स होती हैं, आज तक गोरा नहीं आया। कभी कोई गोरा आ भी जाए तो उसका नाम देख के पता चल जाता है कि वो ईस्ट यूरोप का है या अल्बानिया का है या इधर उधर का है। तो ये इनके हालात हैं। ऐसे में ईस्ट यूरोप में जंग हुई, जब सोवियत यूनियन टूटा और ईस्ट यूरोप सोवियत ब्लॉक से निकल के अलग हुए, तो यूगोस्लाविया भी टूटा था। तब एक बोस्निया, सर्बिया, क्रोशिया, ये सब वॉर हुई थी। अब एक नई वार के खतरे जो इस कॉन्टिनेंट पे, यूरोप में जो फैल रहे हैं ना, वो सर्बिया कोसोवो का टसल है। एक्चुअली देखें, सर्बिया कोसोवो है ना, वो सर्बिया से ही अलग हुआ था और कोसोवो ने सर्बिया से ही आज़ादी हासिल की थी। लेकिन अब क्या है कि एक और जंग के ख़तरात बढ़ गए हैं कि सर्बिया ने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को कोसोवो के बॉर्डर पे अलर्ट कर दिया है। वैसे तो ये कई सालों का इनका झगड़ा है, ये आज़ादी भी बड़ी मुश्किल से मिली थी। अब लाइसेंस प्लेट होती है ना, जो गाड़ियों की नंबर प्लेट, उसके ऊपर इनका झगड़ा है कि सर्बिया ने कहा है कि हम इनकी नंबर प्लेट अपने मुल्क में एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इनकी गाड़ी नहीं आने देंगे और ये और वो। और एक्चुअल जंग का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। सर्बियन प्रेसिडेंट और कमांडर आर्मी के ने मिलिट्री को अलर्ट कर दिया है, फॉरेन एंगेजमेंट बंद कर दिए हैं और इमरजेंसी मीटिंग्स चल रही हैं। ये ख़ास तौर पे उस वक्त हुआ जब प्रिस्टिना, कोसोवो का जो कैपिटल है, उसने सर्बियन माइनॉरिटी जो वहाँ रहती है ना, उनकी गाड़ियों की नंबर प्लेट जो कि 90s से सर्बिया की चल रही थी, जब ये सर्बिया के अंडर में था, उनको बैन कर दिया और इनसे कहा कि आपको अपनी नंबर प्लेट चेंज करनी होगी। और इसके अलावा इनका एक सर्बिया का ड्रोन भी मार गिराया कोसोवो ने सर्बियन मिलिट्री बेस के पास। और कोसोवो जो है ना, उसकी इंडिपेंडेंस को अभी कई कंट्री ने एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे कि सर्बिया ने खुद इसको एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट एक्सेप्ट नहीं किया। साइप्रस, ग्रीस, स्पेन, इन मुल्कों ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। और ऑटोमन एम्पायर के ज़माने से सर्ब और कोसोवन आपस में लड़ते रहते थे। कोसोवो अल्बानिया का पार्ट था। अल्बानिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री ऑटोमन एम्पायर के टूटने के बाद से इंडिपेंडेंट कंट्री था। सर्बिया वाज पार्ट ऑफ यूगोस्लाविया, लेकिन यूगोस्लाविया का सर्बिया ऐसे ही था हिस्सा जैसे पाकिस्तान में पंजाब है, कि सबसे बड़ा है, मिलिट्री पावर है, सब कुछ है। तो यूगोस्लाविया में भी क्रोशिया, बोस्निया, मैसेडोनिया, स्लोवेनिया और ये सब छोटे छोटे थे। और सर्बिया बहुत बड़ा था, रिसोर्सेज पे कंट्रोल था, आर्मी इनकी थी। तो यूगोस्लाविया में ये सबको एक्सप्लॉइट करता रहता था। कोसोवो, तो कोसोवो ने आज़ादी मांगी तो इनको आज़ादी नहीं मिली। तो अजीज दोस्तों, कोसोवो सर्बिया का एक वार का खतरा है। दूसरा, चाइना ने अलर्ट किया है अपनी आर्मी को कि अब आप एक जंग के लिए तैयार रहें। चाइना ने अभी तक अपनी आर्मी को पब्लिकली ये नहीं बताया कि किससे जंग का खतरा है, लेकिन एक जंग के लिए तैयार रहने का कहा गया है। इसको हम ऐसे देखते हैं कि जापान ने अपने मिलिट्री बजट को सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है और जापान ने अचानक अपने मिलिट्री बजट को इतना ज़्यादा कर दिया है कि सब सोच रहे हैं कि अचानक जापान को अपने मिलिट्री बजट में इतने बूस्ट अप की
क्या ज़रूरत है। देखें, अमेरिका का मिलिट्री बजट 801 बिलियन है, चाइना का 293, इंडिया का 76। जापान, आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मिलिट्री की तरफ तवज्जो नहीं करता था, वो सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ जाता था। लेकिन अचानक इतने छोटे से जापान ने अपना मिलिट्री बजट 54 बिलियन का कर दिया है। याद रहे कि रशिया का 65 बिलियन है, तो जापान ने 54 बिलियन का अपना डिफेंस बजट कर दिया है। और नेक्स्ट 5 सालों में 279 बिलियन जापान अपने डिफेंस में खर्च करेगा, जो कि रशिया और इंडिया के बजट से भी ज़्यादा है। रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, चाइना ताइवान की तरफ देख रहा है, नॉर्थ कोरिया मिसाइल इंक्रीज कर रहा है, मिसाइल टेक्नोलॉजी और उसको, तो जापान ने अब अचानक अपने बजट में इजाफा किया है। जापान के जो मिनिस्टर हैं उसने कहा है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अब डिफेंस की, इसलिए हम अपना मिलिट्री बजट बढ़ा रहे हैं। जापान के पीएम ने, प्राइम मिनिस्टर ने एक इकोनॉमिक पैकेज अपनी पब्लिक के लिए दिया है 490 बिलियन का, और इन्होंने कहा है कि हम 200 बिलियन से ज़्यादा एक्स्ट्रा बजट अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी में को बढ़ाने पे लगाएंगे। जापान ने इसके लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू किए हैं, हाई टैक्स कर दिया है ताकि ये अपना मिलिट्री बजट पूरा कर सकें। और जापान ने शिबा किसाराजू में अभी मिलिट्री प्रैक्टिस भी की हैं और अपनी ख़ास तौर पे एयर कैपेसिटी को बढ़ाया है। तो अजीज़ दोस्तों, इस सारे सिनारियों में चाइना किससे जंग करने के लिए तैयारी कर रहा है? ताइवान को हासिल करने के लिए, इंडिया से लड़ने के लिए, या फिर जापान से लड़ने के लिए? ताइवान को हासिल करना इसलिए मुश्किल है कि साउथ सी चाइना, जहाँ पे ताइवान है आइलैंड, वहाँ पे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान सबकी फोर्सेस मौजूद हैं, यूरोप, इंग्लैंड। इतना आसान होगा? या चाइना ये समझता है कि जिस तरह यूक्रेन के लिए पूरा वेस्ट खड़ा था कि हम बचा लेंगे तुम्हें, तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे साथ मिल के लड़ेंगे, और फिर जब रशिया ने कब्जा किया, वेस्ट खाली दूर दूर से वो करता रहा। इसी तरह चाइना शायद ये समझता है कि मैं अगर ताइवान तो इतना सा है, उसकी कोई ख़ास मिलिट्री कंपेयरिंग टू चाइना तो कुछ भी नहीं है, अगर मैं एक हमला करके पहले कब्ज़ा कर लूँ, फिर वहाँ पे अमेरिका गोरिल्ला वार चलाता रहे, मैं उनको निपट लूँगा, इतना सा तो ताइवान है। ताइवान की इकोनॉमी पे मैं एक वीडियो पूरी बता चुका हूँ कि कितना दुनिया का चिप बोर्ड और ये सब बनता है। ताइवान की इकोनॉमी ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी और ये चिप बोर्ड और इन चीज़ों की मदरबोर्ड्स वगैरह जो बनते हैं और इस हवाले से ह्यूज है। तो एक बार कब्ज़ा कर ले, फिर तो ताइवान का अपना बजट भी बहुत ज़्यादा है और अपनी इनकम बहुत ज़्यादा है, और चाइना की तो है ही है इकोनॉमिक पावर, तो मैं इनको कंट्रोल कर लूँगा। और फिर अमेरिका और यूरोप यही कहेंगे कि हाँ ताइवान हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें इतने मिलियन का बजट दे रहे हैं, इतनी मदद दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े दूर दूर से। जैसे ये भाई साहब है, ये है ना, सबको कह रहे हैं काम करो काम करो, लगता है ऐसा है कि जैसे साला खुद सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन खुद क्या कर रहा है? वही कर रहा है जो अमेरिका यूक्रेन के साथ कर रहा है, जो शायद ताइवान के साथ भी करेगा इन केस ऑफ एन इन्वेजन ऑफ चाइनीज़। जापान क्यों तैयारी कर रहा है? नॉर्थ कोरिया का जापान से कोई पंगा नहीं है। जापान का कई जजीरों पे चाइना और रशिया से पंगा है। कई जजीरों पे रशिया क्लेम करता है और जापान भी क्लेम करता है। छोटे छोटे जजीरे बहुत हैं उधर उस पट्टी में। कई जजीरों पे चाइना क्लेम करता है, जापान क्लेम करता है। रशिया
का कोई चांस ही नहीं है कि जापान के साथ इस वक्त कोई जंग का कोई वो हो। तो चाइना अगर ताइवान के ऊपर भी करता है तो उन जजीरों को भी कंट्रोल हासिल कर सकता है, तो फिर शायद जापान के साथ एक्चुअल में अमेरिका आके खड़ा हो जाए। ये एक पॉसिबिलिटी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान के डिफेंस की जिम्मेदारी अमेरिका ने ली थी। तो ये एक फ्लैशिंग पॉइंट है। इंडिया को इस एशियन फ्लैशिंग पॉइंट पे सावधान रहना है और रह रहा है। इंडिया चाइना पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा। इंडिया, चाइना और पाकिस्तान दो कंट्री ऐसे हैं जिन पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा। वैसे इंडिया दूध का जला है, छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। इंडिया दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं कर रहा। सबके साथ रिलेशनशिप है, इवन चाइना के साथ ट्रेडिंग रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा है, लेकिन भरोसा नहीं भाई। सावधान सबके साथ हैं हम। हमें पता है कि अमेरिकी मीडिया है, अमेरिकी थिंक टैंक है, अमेरिकी लेफ्ट है सारा, और अमेरिकी का कुछ ऑफिशियल्स हैं वो भारत के खिलाफ जो एक प्रोपेगेंडा चीज़ें चला रहे हैं। तो भारत को पता है कि उसमें अमेरिकी सरकार की कितनी मर्जी शामिल है। इसी तरह यूरोप, इसी तरह तो भारत सबके साथ अच्छा है क्योंकि भारत को पता है कि सबको हमारी ज़रूरत है। और ऑफ कोर्स भारत भी कोई आइसोलेटेड रह के दुनिया में नहीं रह सकता, लेकिन भारत सावधान है और मज़ीद सावधान रहना है कि इस रीजन में अगर चाइना की जंग हुई तो फिर चाइना कुछ भी कर सकता है, कोई भी गंदबाजी कर सकता है। एक फ्लैशिंग पॉइंट ये भी आया कि यूक्रेन के 2 मिसाइल आके गिरते हैं पोलैंड में। पोलैंड बीइंग मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, पोलैंड बीइंग मेंबर ऑफ नेटो। तो ये एक फ्लैशिंग पॉइंट था कि शायद यूक्रेन ने शायद ये शरारत इसलिए की कि करने के बाद फौरन कह दिया कि रशिया ने ये मिसाइल मारे थे, तो यूक्रेन में नहीं गिरे, पोलैंड में आके गिरे। रशिया ने फौरन डिनाई कर दिया। तो यूक्रेन का मकसद ये था कि अब यूरोपियन यूनियन इसको बेस बना के जंग में कूद पड़े कि देखो पोलैंड हमारा हिस्सा है और हमारे अंदर ये मिसाइल रशियन गिरे। लेकिन यूरोप अब वो यूरोप नहीं है, अब इनमें दमखम नहीं है इतना, ठीक है ना। जितनी जंगें अब हो रही हैं ना इराक में और अफगानिस्तान में, ये वो उसमें अमेरिका फ्रंट पे होता था, यूरोप पीछे छोटा सा कंट्रीब्यूशन होता था, इंग्लैंड और यूरोप का। तो यूरोप ने अचानक कूद नहीं पड़ा जंग में। यूरोप ने पहले पूरी इंक्वायरी की और फिर यूरोप के हंगरी के प्रेसिडेंट का, पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर का ये बयान आया कि ये यूक्रेनियन मिसाइल हैं, यूक्रेनियन एयर डिफेंस से निकले हैं ये और हमारे यहाँ गिरे हैं, गलती से गिरे हैं ये कहा। लेकिन बहरहाल थे यूक्रेन के, जिसको फ्लैश पॉइंट बनाने के लिए कि रशिया ने किए थे। तो एक जंग का खतरा यूरोप में, साउथ ईस्ट एशिया में फ्लैश पॉइंट पे है। तो लेट्स सी आगे दुनिया में क्या होता है। लेकिन यह है कि एक जंग का तो खतरा है, सिविल वॉर की भी तैयारी है। एक फ्रेंच ऑथर हैं, इन्होंने अभी एक किताब लिखी है कि लॉरेंट ओबर्टोन, इन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें कहा है कि फ्रांस है ना वो सिविल वॉर के लिए अब तैयार हो जाए। फ्रांस में किसी वक्त भी सिविल वॉर शुरू हो सकती है। क्यों कि यहाँ पे अब मुसलमान जिस तरह से वो कर रहे हैं, एक अल्जेरियन एक लड़की जो मारी गई थी, लोला 12 साल की लड़की, रेप के बाद, टॉर्चर के बाद मारी गई थी एक अल्जेरियन औरत ने। और इस तरह की चीज़ें जो मुसलसल हो रही हैं, जिससे फ्रेंच लोग अब शायद एक सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं। और मुस्लिम ओरिजिन के जो लोग हैं जो यूरोप में रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं, उनकी अब बदमाशी से तंग आके हो सकता है कि गालिक फ्रेंच, गालिक एक फ्रेंच उसको वो है टर्म है, तो गालिक फ्रेंच है ना, वो अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब शायद एक जंग, सिविल वॉर। और यही हालत इंग्लैंड की भी है। बड़ी केओस की लाइफ चल रही है दुनिया में, ख़ास तौर पे यूरोप में। लेट्स सी आगे क्या होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि रिसर्च करके आपके सामने इस टाइप के कुछ ऐसे टॉपिक्स भी लाऊं, वरना वही होता है हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, इंडिया। तो ये भी चीज़ें
दर्शकों को जानना ज़रूरी होता है कि दुनिया में कहाँ पे क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।